चलिए, सो गाइस, हाय एवरीवन, दिस साइड से विपुल शाह। अपन सॉल्व करने जा रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर एमटीपी। अपन सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 24 न्यू सिलेबस सीए में इंटर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी अच्छे वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए, सो फटाफट सॉल्व करेंगे एंड जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा मस्त सभी की, और सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है एमटीपी सॉल्व करने का? आपको एक आइडिया आता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कितने मार्क्स का ऑप्शन रहेगा, किस लेवल का पेपर आता है। तो अपने हर एक सब्जेक्ट का एक एक एमटीपी सॉल्व करना जरूरी है। बट जो लोग खुद सॉल्व नहीं कर सकते उनके लिए हम सेशन ले रहे हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना है एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलो, अंडर ओल्ड रेजिम द मैक्सिमम। अच्छा, यहां से पहला क्वेश्चन, ऑप्शन देखो, पहला एक कंपलसरी है 30 मार्क्स का, टोटल 3 घंटे का पेपर है, तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी एंड इस पूरेंगे, इसमें पूरे मार्क्स लेके आना है। चलो, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कैनेडा ₹30,000, जिसमें 1/3 इंडिया में मिला है। फाइंड आउट द इनकम विच इज लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो अब इसमें पता क्या होना चाहिए अपने को बताओ। इसमें पता होना चाहिए कि नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सा इनकम टैक्सेबल है, ओनली इंडियन इनकम। और इस क्वेश्चन में इंडियन इनकम कितना है, विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। सो अगर मैं 30,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 10,000। तो आंसर इज 10,000। तो कितना इंडिया में टैक्सेबल होगा, 10,000 लिखना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, तो ऐसे लिखना है एक दो लाइन में। क्या लिखना है कि फॉर नॉन रेसिडेंट ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। सेकंड लिखना है व्हाट इज इंडियन इनकम विच इज ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया, देयरफॉर 30,000 इंटू 1/3, 10,000 इंडिया में टैक्सेबल होगा। सबको समझा? फटाफट रिप्लाई करना है। सेकंड, Lallu Singh received hostel allowance of 1,000 rupees per month. He has got 3 children. None of the children are studying. The taxable hostel allowance if he offer old regime. ठीक है, अभी देखो अभी क्या है ना, टोटल अलाउंस कितना मिला है, तो एग्जाम में लिखना है रिसीव्ड 1,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12। अब इसमें सबसे बड़ी गलती हो सकती है, चेक करना है ये जो अमाउंट है ये पर चाइल्ड दिया है या टोटल दिया है। इस क्वेश्चन में 1,000 पर मंथ दिया है, तो ये पर चाइल्ड नहीं है, पर चाइल्ड है तो उसको वापस मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल हो गया ये 12,000। टोटल कितना हो गया, 12,000 लेस एग्जेम्प्ट। हॉस्टल अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट है, 300 पर मंथ। टोटल चाइल्ड है 3 इंटू 12 इंटू 2, सो कितना आएगा बताओ, 7,200 एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल होगा 4,800। सो 4,800 क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। एंड अगर एटीआर में जाते हैं तो फिर ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, एटीआर में पूरा टैक्सेबल होगा, इसलिए बोला है ओल्ड टैक्स रेजिम। फिर आपके मन में और एक डाउट आ सकता है, क्या डाउट आ सकता है कि सर अमाउंट उन्होंने स्पेंड नहीं किया है। अपन ने क्लास में पढ़ा था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस हो, आपने अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो भी डिडक्शन मिलता है। क्या तक समझा? तो यस बोल के रिप्लाई करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिस्टर हु इज अ पार्टनर, क्या है बताओ, एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उसमें पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स देगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म ने टैक्स देने के बाद पार्टनर्स के हाथ में क्या है, एग्जेम्प्ट है। मिस्टर एक्स इनकर्ड लॉस ऑफ 90,000 फॉर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, received from landlord 1,30,000. His income from other source shall be। अभी देखो इसमें लॉस हुआ है एंड इनकम, अभी ये जो लॉस है ये उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। तो ये जो लॉस है टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स।
तो ये सेटअप नहीं होगा तो अपना इनकम 1,30,000 ही रहेगा। अपना इनकम कितना रहेगा? 1,30,000 रहेगा, बाकी का जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, एग्जाम में नोट लिख के आना है। ठीक है, देखो अभी इसमें बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हम टिक करें, सीधे देखो एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, खाली ए करके 130 मत लिखना, 1-2 लाइन लिख तो मार्क्स कट कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट राइट ओनली आंसर, राइट 1 और 2 लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ओनिंग एंड मेंटेनिंग का जो रिसोर्स है, लॉस है, वो उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है, वो अदर सोर्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, under old regime the maximum amount on which donation in cash is available is up to 2,000 rupees, है ना। एटीजी में कैश डोनेशन कितना अलाउड है? 2,000, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। मोती has won state government lottery of 1 lakh on 11/10/23. The state government should deduct TDS amounted to, अभी अपन ने पढ़ा है कितना लगता है TDS at 10% when कैजुअल इनकम एक्सीड 10,000, ये क्राइटेरिया है। अभी ये 1 लाख रुपए 10 से ज्यादा है क्या? डेफिनेटली है। तो 1 लाख के ऊपर 30% कितना टीडीएस कट होगा? 30,000 रुपीज टीडीएस कट होगा, और उसमें सेस सरचार्ज ऐड नहीं होगा। सेस सरचार्ज कब लेना है? अगर नॉन रेसिडेंट है तो लेना है, अगर रेसिडेंट है तो नहीं लेना है। यहाँ तक समझा? ठीक है। एज पर द यूनियन लिस्ट 1, central government has power of legislation on duties of custom including export duties। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि कस्टम ड्यूटी का लेवी क्या है, बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंट्री नंबर 83, 82 जो है ना आप लिख के रखना, वो इनकम टैक्स का है, ये कस्टम ड्यूटी का है। कौन सा है? कस्टम ड्यूटी। तो आंसर इज 83। अब इसमें आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। एक्साइज कंपनी सप्लायर रजिस्टर इन जीएसटी मेघालय वांट्स टू ऑफर कंपोजिशन लेवी, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? अभी मेघालय है, मेघालय मतलब स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है, और वहां पे लास्ट ईयर का लिमिट कितना रहेगा? 75 लाख। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस? बोलो। सी, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी आता है, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी आता है, रेंटिंग में जीएसटी आता है ना। तो ये शेड्यूल 3 में है। कौन सा है? तो लिखना आपको एग्जाम में, एज पर शेड्यूल 3 सर्विस ऑफ फ्यूनरल एक्सेट्रा एक्सेट्रा shall not be treated as either supply of goods or either supply of services. Under GST, fees charged for yoga camp conducted by charitable trust shall be exempt. क्या है? exempt है, इसका भी आंसर exempt है। Which of the following categories of person shall be required to register irrespective of size of turnover? बोलो, मतलब किन के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी? पहला आरसीएम यस, एनआरटीपी यस, आईएसडी यस, तो फाइनल आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डैश इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अगर गुड्स का है तो 3 कॉपीज में बनता है, एंड सर्विस का है तो 2 कॉपीज में, क्योंकि सर्विसेज आर इनटेंजिबल, है ना। और गुड्स में 3 बनते हैं, एक बायर के लिए, एक ट्रांसपोर्टर के लिए, और एक मेरे लिए। तो ये 3 और ये 2, सो विच इज द राइट आंसर? रिप्लीकेट, डुप्लीकेट? A. Dash means goods other than imported goods transferred vessel from one port in India to another. कस्टम का पहला लेक्चर याद करो, अपन ने पढ़ा था कि जिस गुड्स का इंडिया में मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कोस्टल गुड्स। मैंने ये भी कहा था कि दीज आर अंडर कस्टम सुपरविजन, ताकि इंडिया में इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो। तो इस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, बट इट विल बी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, C Limited and importer has imported a machine from USA and FOB value of per custom 10,000. Rate of exchange as announced by RBI 74.70 1 US dollar. Rate of exchange announced by CBSE, yes, the FOB value, ठीक है। अभी FOB value in terms of dollars दी है,
अपन ने पढ़ा है कि एक्सचेंज रेट यहाँ पे ढूंढना है, तो पहली चीज एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है। अपन ने क्लास में पढ़ा था कि अगर इंपोर्ट है ना, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री सबमिट होता है वो लेना है ना। ये पहला पार्ट कि जिस दिन बिल ऑफ एंट्री का सब, बट अभी क्वेश्चन बिल ऑफ एंट्री का नहीं है, रेट किसका लेना है, सीबीआईसी का लेना है। तो ये दोनों चीजें एग्जाम में लर्न करना है। अभी क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट कौन से दिन का वो पता होना भी जरूरी है। तो इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री का होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी सीबीएसई का रेट कितना है, 75.6, एंड अपना कंसाइनमेंट 10,000 का है। सो 10,000 इंटू 75.6, 7,56,000। तो मेरे हिसाब से आंसर इज ए। समझा सबको, फटाफट रिप्लाई करो। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, आईटीसी कब मिलता है, जब आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तब। ये कौन सा सेक्शन है, आईटीसी के सेक्शन 16(2) में लिखा है कि जब गुड्स अपने को मिलते हैं इंस्टॉलमेंट में, आईटीसी कैन बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो गाइज ये हो गया अपने 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। गाइज इसमें से एटलीस्ट 20 मार्क लाने की कोशिश करना। बोलो पॉसिबल है कि नहीं है, तो टाइप करके जो यस, एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, तो इतना आपने करना चाहिए। अभी क्वेश्चन भी देखो क्या है, एनी 5 आउट ऑफ 7, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन 1 कंपलसरी है 30 मार्क्स का, एंड बचे 7 में से कोई भी 5, मतलब हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का है। मतलब 2 क्वेश्चन आपको देखा जाए तो ऑप्शन में 28 मार्क का पेपर ऑप्शन में है, मतलब टोटल पेपर का कवरेज है 130 मार्क्स, है ना। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है 30 मार्क्स, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 7 एनी 5 70 मार्क्स। तो एग्जाम में करना क्या है, टाइम बचाने के लिए इसको देखना ही नहीं है, जैसे एग्जाम में तो इसको सॉल्व करने लगना है। अगर पढ़ना है तो फिर 2 से पढ़ो, पर अभी मत पढ़ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है, एंड जो नहीं आ रहा है उसके लिए 4-5 लाइन छोड़ दो, बाद में थोड़ी उसको कट कर दो, है ना। तो क्वेश्चन 1 पढ़ने की जरूरत नहीं, अन्य से 5 मिनट वेस्ट होते हैं, वो सॉल्व करना कंपलसरी नहीं, बताओ तो पढ़ के क्या करोगे, तो डायरेक्ट सॉल्व करो। हाँ, फिर 2 to 7 में आप एनालिसिस करो डेफिनेटली, 2 to 7 में फटाफट ओवरव्यू लेना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी लग रहा है, उसको सॉल्व करना है। हाँ, और यहाँ पे अपन ने सीक्वेंस चेंज किया तो चलेगा। सपोज अपने क्वेश्चन 3 पहले लिया, उसको बस कंप्लीट करो, क्वेश्चन 3 के बीच में 7 वापस 3 वापस 7, वैसा मत करो। जो क्वेश्चन आप उठाएंगे ना, 7 चलेगा 6 चलेगा, उसको खत्म करो, फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। एंड सपोज एक आधा पार्ट उसका नहीं आ रहा है तो एक पेज जगह छोड़ दो, इसका काफी अपन एंड में लिखते हैं, तो एक पेज जगह छोड़ दो, एंड में याद आया तो लिखो, नहीं तो उसको कट कर देना। तो जहां जहां पे अपने ब्लैंक जगह छोड़ी है, पेपर सबमिट करने से पहले इसको कट कर देना है, क्योंकि अपन इसको यूज नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सही तरह से प्रेजेंटेशन करो। चलो, now briefly analyze the assessment withdrawal from example, discuss the expectation to the general of previous year, that is tax and assessment year, है ना। तो ऐसे कितना, देखो 7 मार्क के लिए क्वेश्चन है, कितना सिंपल है बताओ, मतलब इसमें और क्या चाहिए। क्वेश्चन 2A बराबर ना, क्वेश्चन 2A, तो कैसे बताएंगे आप, असेसमेंट के लिए प्रीवियस ईयर पता होना जरूरी है, तो अगर मेरे को प्रीवियस ईयर पता है तो असेसमेंट पता रहेगा। तो अभी मैं डायग्राम फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में रिटर्न फॉर्म में करना है कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, ये पहला पॉइंट। सो व्हाट इज असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच इनकम इज चार्ज टू टैक्स, तो ये पहला उसका बेसिक मीनिंग है, ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल, है ना। ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स का हमेशा 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है, ये आप लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं बताओ, मैंने कहा था कि इट प्लेज ए डबल रोल, तो क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए ये असेसमेंट ईयर है 24-25, एंड प्रीवियस ईयर 24-25 इज एन
सो ये 24-25 डबल रुपए कर रहा है। जो प्रीवियस ईयर है उसके लिए वो असेसमेंट ईयर है, एंड जो आने वाला साल है उसके लिए प्रीवियस ईयर है। या तो कोई प्रॉब्लम, बोले या तो कोई प्रॉब्लम, क्लियर है? ठीक है, ओके देन इसमें आप और क्या लिख सकते हैं, है ना? ये हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, ये एग्जांपल, एक्सेप्शन टू जनरल रूल। हाँ मतलब अपन ने पढ़ा था ना, एक्सेप्शन टू पीवाई एंड एवाई रूल, याद है? अपन ने पढ़ा था सेक्शन 175, लाइन से 5 सेक्शन पढ़े थे, उसमें कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। ये लिखना है कि इन 5 केसेस में, अच्छा एक्सेप्शन का मतलब क्या पहले समझते? एक्सेप्शन का मतलब पी वाई और ए वाई क्या होगा? सेम होगा। पी वाई वाई क्या होगा? मस्त पैकी सेम होगा। पी वाई होगा क्या होगा? मस्त पैकी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, कौन सा पहले याद है? पर्सन लिविंग इंडिया, देन शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, और क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और बताओ, 2 है, आप बताएंगे आंसर की क्या है? देन और क्या? 5 है, बताओ जरा, बताओ, रिप्लाई करो। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, इनकम ऑफ डिसकंटिन्यू बिजनेस, और एओपी बीओआई फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ये 5 केसेस है जहां पे एवाई पीवाई क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसमें एग्जाम में और एक पॉइंट है, क्या है इसमें? पीवाई इज इक्वल टू एवाई होगा, बट ये जो लास्ट है ना, इसमें ये सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिएशन है, यहाँ पे ऑप्शन है। अगर अपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया है तो आप इस साल भी रिटर्न भर सकते हैं या अगले साल भी कर सकते हैं। लेकिन पहले 4 केसेस में दोस्तों, पहले 4 केसेस में मैंडेटरी है, तो ये एग्जाम में अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, बट एग्जाम में आपको प्रॉपर उसको लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कितने मार्क्स के लिए दोस्तों? कितने मार्क्स के लिए दोस्तों? 7 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो ये मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए कि एवाई में मेरे को 5 पॉइंटर चाहिए जो कंप्लीट है, और एक्सेप्शन में 5 पॉइंट चाहिए, प्लस उसमें ये भी मेरे को चाहिए कि पहले 4 केसेस में पीवाई सेम होगा, लास्ट केस में पीवाई डिस्क्रिशन या असेसिंग ऑफिसर का वो बोलेगा तो आज भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। बोले यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आइए, तो मैंने पॉइंटर्स बता दिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Mrs. X working with ABC Limited since last 30 years and 9 months. Her salary structure is given below. Basic 5,000 per month plus DA 3,000. On 15 December 23, she died. Discuss the treatment of gratuity in following cases. Case 1, Mrs. is retired on 10/12/13 and gratuity of 44 lakh received by husband legal heir on 18. Case 2, husband of Mrs. X received gratuity on 18 December due to death of Mrs. X and is covered by payment of gratuity act. Now सब लोग ध्यान से सुनना है, तो इसके लिए पहले अपने को प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे। आइए, तो लिखो मस्त होगी। अच्छा, एग्जाम ऐसे प्रॉपरली लिखना है सेंटर पे, क्वेश्चन 2B कॉर्नर पे लिखना अवॉइड करो, अपन सप्लीमेंट लगाते हैं ना, हाइड होता है, ये थोड़ा मार्जिन रख के करना है फिर। अच्छा, इसमें पहले सबसे अपने को ये प्रोविजन में क्या बोला है?
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी है, ठीक है। तो इसमें पहले अपन प्रोविजन को रिकॉल करते हैं। इसमें प्रोविजन क्या बोलता है, मैंने क्लास में लिख के दिया था, सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, मतलब पहले ग्रेचुइटी ड्यू हुआ है एंड डेथ हुई है, या फिर डेथ की वजह से ड्यू हुआ है, पहले डेथ हुआ है एंड देन ड्यू एंड रिसीव्ड हुआ है ना, डेथ की वजह से ड्यू हुआ है। मतलब दो तरह से ग्रेचुइटी मिले, अच्छा मिलेगा लीगल हेयर को। सो पहले डेथ कम का मतलब क्या है ये बताओ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेथ कम ग्रेचुइटी। हमको एग्जाम में क्या लर्न करना है सर, इसका मतलब है रिसीव्ड बाय लीगल हेयर, रिसीव्ड बाय लीगल हेयर, ये पहले ध्यान में रखना है, ठीक है सर। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, मैंने क्लास में कहा था, अगर पहले ड्यू हुआ है, मतलब एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसका ग्रेचुइटी ड्यू हो गया, लेकिन बेचारा जब चेक लेने के लिए जा रहा था उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया एंड डेथ हो गई, एंड देन रिसीव्ड बाय लीगल हेयर, या मैं वर्टिकल लिखता हूं जगह अच्छा होगा। सो ड्यू हो गया, बाद में डेथ एंड रिसीव्ड बाय लीगल हेयर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पहले डेथ हो गई, डेथ की वजह से ड्यू हो गया एंड फिर मिला रिसीव्ड बाय लीगल हेयर। तो नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट दोस्तों, सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, तो ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये जब ड्यू हुआ तो बंदा जिंदा था, और यहाँ पे डेथ हुई है, ड्यू बाद में हुआ है, डेथ के बाद हुआ है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट होगा। बस इतना ही आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, मतलब ये बेसिक प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, उसको आपको एग्जाम में सिस्टमेटिकली लिखना है। बोलो प्रोविजन समझा क्या सबको, कैलकुलेशन तो करेंगे बट पहले ये थ्योरी तो समझो विकास। ठीक है, चलो अभी हम वर्किंग करते हैं। तो ये थ्योरी पे लिखना है एग्जाम में कि ड्यू हो गया फिर डेथ हो गई तो टैक्स विद द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर, डेथ की वजह से ड्यू हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर यस एग्जेम्प्ट। ठीक है, अभी केस वन क्या है, ये रिटायर हुआ है एंड बाद में मिला है, तो केस वन रिटायर कब हुआ है 10 दिसंबर, रिसीव्ड कब हुआ है 18 दिसंबर, तो क्या होगा वो टैक्सेबल होगा, है ना। मतलब पहले ये चीज तो क्लियर करो, होते का नहीं, होते का नहीं, एक एक घेतलेलं ती सेम नाही ते ठीक है। सो अभी कौन सा एम्प्लॉई है, कोड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, तो क्या लिखना पड़ेगा पहले, लिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला ग्रेचुइटी रिसीव्ड, दूसरा अमाउंट स्पेसिफाइड, तो कितना ग्रेचुइटी रिसीव्ड है क्वेश्चन में दिया है, आपके पास अगर मॉडल पेपर नहीं है तो नीचे लिंक से डाउनलोड कर लेना, कितना मिला है 4 लाख रुपया, अमाउंट स्पेसिफाइड 20 लाख रुपीज, एंड तीसरा फॉर्मूला है 15/26 इंटू
at the time of retirement into पीरियड ऑफ सर्विस। ठीक है, सो अभी 15/26 मंथली सैलरी कितना दिया है? अच्छा, मंथली सैलरी में क्या लेना है? बेसिक प्लस डीए इफ एप्लीकेबल। यहाँ पे डीए के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो मैंने क्लास में कहा था कि डीए के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो बोलो क्या करना है? एज्यूम टू बी एप्लीकेबल, और ये मंथली लेना है, तो दोनों मिला के 8,000 हो गया। ठीक है, लिख दे तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए। नाउ पीरियड ऑफ सर्विस में क्या है? अगर पार्ट ऑफ द मंथ 6 मंथ के ऊपर है तो अगला साल लेना है। सो 30 years and 9 months, 30 years and 9 months, 6 मंथ के ऊपर है ना? यस, तो अपन 31 लेंगे। बोलो अभी कितना रहे, चेक करो आंसर। वन 43076 आ रहा है, आप चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है। तो बता गाइस, आपके सामने 3 अमाउंट, इसमें से कौन सा अमाउंट छोटा है? ये वाला, तो वो अमाउंट एग्जिम्ड होगा एंड बचा अमाउंट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो जाएगा। ये अमाउंट एग्जिम्ड होगा, बचा अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल होगा। लिखा आपने? लिख लो। चलो तो लिखो, देयरफॉर एग्जेम्प्ट 143076 टैक्सेबल 4 लाख माइनस 143076। वन 143076 256924। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। ये हो गया केस 1। नाउ केस 2 तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों? केस 2 में क्या लिखेंगे? एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि डेथ के बाद मिला है, वो ने आपको ऊपर ही बताया था। तो केस 2 में क्या लिखेंगे? एज gratuity is due and received after the death of employee, hence not taxable। मतलब ये पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। समझ आपको? वैसे बताओ, ये 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, एकदम आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। सबको समझा? चलो, तो ये हो गया अपना कौन सा सॉल्व किया अपन ने? क्वेश्चन 2 ए एंड बी सॉल्व किया। अभी अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3, उसमें भी 2 है, मतलब हर एक में 7-7 मार्क के 2-2 क्वेश्चन दे रहे। चलो, पहला सबको क्लियर है? रिप्लाई करना मस्त भी। Mr. Ashdami has house property in Cochin. The house property has 2 equal dimension residential units. अच्छा, 2 इक्वल बोला है, मतलब क्या बताओ? पार्टली वाला मामला है। यूनिट 1 एसो थ्राउट द ईयर, यूनिट 2 लेटर फॉर 9 months at 10,000 per month, and the remaining 3 months it was self acquired। Guys, this is the question from our module। अपन ने क्लास में क्वेश्चन किया है, कंफर्म करना अपने नोट्स में है। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अंडर ओल्ड रिजिम। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। म्युनिसिपल टैक्स 10% में से 60% पेड बाय द एसएससी। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स दिया है। ठीक है,
तो पहले अपन रूलिंग लेते हैं एंड फिर बाद में आराम से डिस्कशन करेंगे, है ना। पहले रूलिंग तो ले लेते हैं, बता दो कैसे लेना रूलिंग। एक पेज का ही ना, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट एक पेज लिखो। सेकंड पेज पे अपन सब वर्किंग नोट अपने को जो सोचना है डिस्कशन अपन वहां पे करेंगे। मैं लिखूंगा, देखो 3A। ऐसे एग्जाम में आपको बराबर सेंटर में लिखना है, ठीक है, मतलब इजी होता है। अभी लिखो कंप्यूटेशन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर, क्या नाम है इसका, अजनबी। फॉर AY 24-25। पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट, ऐसा एक पेज का रूलिंग है, सभी हेड्स के लिए रूलिंग सेम ही होगा। पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट रुपीज रुपीज, ये आप लिख लो, 10 बोल दो, फिर अपन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। रेडी सब लोग, फटाफट लो, एक पेज का रूलिंग लो, ठीक है। अभी देखो, मैं पहले आता हूं, नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। वर्किंग नोट नंबर 1, GAV। पहले बताओ ये कैसे लेट आउट है, ये है टाइम वाइज लेट आउट। तो दोस्तों पार्टली में दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है एरिया वाइज। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, एरिया वाइज क्या दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट ये अपन ने सॉल्व किया है। देखो इनिशियली क्या बोला है, इट हैज 2 इक्वल डायमेंशन यूनिट, मतलब कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, ऐसे नहीं समझूंगा, है ना। ये मैं हटा देता हूँ, GAV। सपोज ये आपका एक घर है, उन्होंने क्या बोला है कि इट हैज गॉट 2 इक्वल डायमेंशन यूनिट्स। इक्वल मतलब ये 50%, 50% इक्वल किया। अच्छा उसका पर्पस क्या बोला उन्होंने, इधर गया, हाँ, एक एसओ और एक लेट आउट है। दिस इज एसओ, दिस इज लेट आउट। सो नाउ थोड़ा आपको रिकॉल करना है दोस्तों, ये पार्ट अगर आप देखेंगे ना, दिस, इसको बोलते हैं एरिया वाइज, इसको क्या बोलते हैं, एरिया वाइज। 50% सेल्फ ऑक्युपाइड, 50% लेट आउट। बट लेट आउट में भी क्या हुआ है, दिस इज ओनली लेट आउट फॉर 9 मंथ्स, मतलब ये 9 मंथ्स लेट आउट है एंड 3 मंथ्स वापस सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसको बोलते हैं टाइम वाइज। तो टेक्निकली दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स ऑफ एरिया वाइज एंड मिक्स ऑफ टाइम वाइज, ऐसे कॉम्बिनेशन दिया है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे डायग्राम नहीं बनाया तो अच्छी बात है, बट अपन इसको रिटर्न फॉर्म में करेंगे। बट पहले दिमाग में स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए कि सर अपन कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, समझा आपको। तो अपन पहले यूनिट, अच्छा एसओ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बताओ अभी इसको इजी कैसे करना है, इसमें सबसे इजी पार्ट कौन सा है, सर एसओ वाला पार्ट एकदम इजी है, एसओ वाला पार्ट एकदम क्या है, इजी है, कोई टेंशन की बात इस नहीं है। समझा आपको। हम्म? चलो तो एसओ में क्या होता है बताओ, एरिया वाइज है, एसओ में एक ही डिडक्शन मिलता है, कौन सा, इंटरेस्ट, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नोट लिख दूंगा मैं, GAV ऑफ एसओ हाउस प्रॉपर्टी shall be taken as nil, है ना।
लेट आउट के बाद में करेंगे। तो ये पहला हो गया, और इसमें खाली इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, वो भी 50% मिलेगा, क्योंकि अभी एसओ में 50% ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो बेनिफिट मिलेगा एक ही मिलेगा इंटरेस्ट का, वो भी पूरे घर का 50% मिलेगा। तो फटाफट खत्म कर दो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, सबसे इजी क्या है मेरे लिए, यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सो GAB लेस म्युनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू NAV लेस 30% ऑफ NAV लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो GAB नील, ये नहीं होगा, ये नील, ये नहीं होगा। अब इंटरेस्ट टोटल देखो क्वेश्चन में कितना है, टोटल इंटरेस्ट 40,000 है, तो उसका आधा, $20,000। यूनिट 2 लेटेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लिखूंगा GAB। इसमें नोट लिखो 1, इसमें भी 1। अपन एक ही इसमें दोनों का रेट बता देंगे, एकदम सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं GAB ऑफ लेटेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी बताओ, पहले अपन लेट आउट में स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, A म्युनिसिपल वैल्यू, B फेयर रेंट, C स्टैंडर्ड रेंट। पहले दो में से हायर एंड उसको हम कंपेयर करेंगे C से लोअर। C हमेशा एग्जाम में स्टैंडर्ड रेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, फेयर रेंट 1,60,000 है। इसको 50% लेना पड़ेगा, क्योंकि 50% ही सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो रेंट भी अगर 50% का ही मिलने वाला है, तो अर्निंग कैपेसिटी भी 50% का। तो 2 लाख का 50%, 1,80,000, 1.5 लाख, 1,80,000, 1.5 लाख। बराबर है। तो अपन क्या लेते हैं, देयरफॉर RER इज इक्वल टू हायर ऑफ A और B सब्जेक्ट टू मैक्स C। तो A एंड B में से हायर 1 लाख है, बट 1.5 लाख से वो कम है, तो आंसर 1 लाख ही होगा। अभी अपने को लिखना है ARR। एक्चुअल रेंट, अभी एक्चुअल रेंट कितने मंथ्स का मिला है बताओ, लेट आउट कितने मंथ्स है, 9 मंथ्स का रेंट है, 10,000 पर मंथ। तो GV क्या होगा, दोनों में से हायर 1 लाख होगा, क्योंकि 9 मंथ्स लेट आउट था। तो RER इज 1 लाख और 90,000 विच एवर इज लेस, तो आपका विच एवर इज हायर, तो GV क्या होगा, 1 लाख रुपीज होगा। ठीक है, इसमें ऐसा हो सकता है कुछ बुक्स में ये 12 महीने का लेते हैं, वो 3 मंथ्स का नोशनल ले सकते हैं। तो ये 1,20,000, कुछ ऑथर का ऐसा मानना है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो इफ यू टेक इट एज पर लॉ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है ना, ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल,
तो रिसीवेबल तो 90,000 ही है, बट टेक्निकली ये 12 महीने का क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक घर का उसने बेनिफिट ले लिया है, एक घर का बेनिफिट उसने ले लिया है, तो और बट उसको 2 घर का बेनिफिट मिलता ही है, तो इसलिए वो 9 मंथ्स लेना करेक्ट है। पहले 2 यहाँ पे 1 20 लेते थे, है ना, तो कुछ बुक्स में शायद आपको ये 120 दिख सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 3 मंथ्स को डीम टू बी लेट आउट मानते हैं, बट एक्चुअली वो डीम टू, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, ओके, बट वो 2 से ज्यादा नहीं है ना, वो अप टू 2 तो अलाउड ही है ना, तो एक तो पूरा यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड और ये तो 3 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उतना तो मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि वो 2 के अंदर है, तो यही करेक्ट अप्रोच है। पहले कुछ बुक्स में 120 मिल सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अलग अप्रोच है, बट दिस इज ओके फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है, इट्स ओके। अभी आप एग्जाम के हिसाब से दिस इज ओके फॉर यू 1 लाख, क्योंकि मेरा काम आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपका कंफ्यूजन कम करना है, ठीक है। लेस म्यूनिसिपल टैक्स, अभी म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया है, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, जिसमें 60% एसएससी ने पे किया, मतलब 40% लैंडलॉर्ड ने पे किया, तो उसका अपन एक मस्त वर्किंग नोट बनाएंगे। टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है और म्यूनिसिपल टैक्स 10% है, ठीक है, तो मैं बनाता हूँ वर्किंग नोट। आई होप आपने लिखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आइए लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, म्यूनिसिपल टैक्स। अच्छा, तो पहले म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख का 10%। चलो, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो सिंपल है। अब इसमें से पहले मैं यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% लेट आउट। तो 10,000 एंड 10,000, ठीक है, इसका मिलेगा नहीं। अभी 10,000 में से 60% ही लैंडलॉर्ड ने पे किया, उतना ही मिलेगा, दैट इज 6,000। समझा आपको, ऐसा है। सो पहला 50% क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सो प्रॉपर्टी है, ओके, तो क्या क्या, तो कितना मिलेगा फिर 6,000, तो क्या क्या नहीं मिलेगा, म्यूनिसिपल टैक्स ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड, चलो सही, ये समझ में आ गया सर। देन म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट इज नॉट अलाउड, जो है 40%, इसलिए अपन 60% क्लेम कर रहे हैं, तो जो क्लेम नहीं कर रहा उसका मैंने आपको नोट लिख के दिया, एग्जामिनेशन नोट लिखना है, लिखो 6,000 रुपये माइनस करो, पहले नोट लिख लो सब लोग, फिर अपन उसको माइनस करते हैं। समझा आपको, हो गया, चलो, वेरी गुड। इंटरेस्ट बचाओ 50%, लेटर प्रॉपर्टी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया मैंने, सो 94,000, इसमें 30% माइनस किया, ये आ गया 25,800। ओवरऑल इनकम कितना आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया, 25,800। बस में एक जगह पे आंसर अलग आ सकता है, कुछ लोग वो 90,000 की जगह 1,20,000 लेते हैं, कुछ बुक्स में आपको दिखेगा, बट दिस इज द राइट अप्रोच, क्योंकि आपने को इंस्टीट्यूट ने जो दिया वो फॉलो करना है, और मैंने क्लास में भी ऐसे ही सॉल्व किया है। या था क्लियर सबको, मजा आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो देखो गाइस, अपन ने 30 मार्क का पहले एमसीक्यू सॉल्व किया, ये हो गया। अभी आगे 30 प्लस 14 प्लस 7 15 मार्क्स के पेपर अपने सॉल्व हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, अगले पेज तक क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वो 30% में सब कुछ कवर्ड है। मैंने क्लास में कहा था कि अदर देन दिस फॉर्मेट आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्लेम नहीं करोगे। ये 20,000 ऑलरेडी 30,000 में इंक्लूड है, तो एक्स्ट्रा कुछ भी क्लेम नहीं करना है। बोलो समझा कि नहीं? रिप्लाई करो। नाउ एक्स एंड कंपनी फर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ। टर्नओवर दिया है 1 करोड़ 57,80,000, आउट ऑफ विच 25 लाख हैज बीन अकाउंट पे चेक, मतलब बाकी का कैश में है। ठीक है, इट वांट्स टू क्लेम फॉलोइंग डिडक्शन। सैलरी एंड इंटरेस्ट दिया है, परमिटेड बोला है, सैलरी, एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन, मटेरियल, अदर एक्सपेंस। अच्छा, तो टोटल इतना खर्चा क्लेम करना चाहते हैं वो। अच्छा, उनका इनकम भी निकाल के दिया 15,25,000। ओके, मतलब एज पर P&L जो खर्चे दिए वो ऑलरेडी अलाउड है, तो उसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है। तो ये पीजीपीपी का क्वेश्चन है। तो उनका इनकम 15,25,000 दिया है, तो ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन है। आगे, determine the net income of X and company for EVA, assuming that the taxable interest income is 90,000, long term gain is 1,40,000, and the firm is eligible for deduction of 15,000 under section 80G। ठीक है, मतलब इसमें पहले पार्ट में दोस्तों बिजनेस इनकम दिया है, इंटरेस्ट इनकम दिया है, लॉन्ग टर्म गेन दिया है, एंड देन डिडक्शन। मतलब ये ओवरऑल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है। जहां पे मैंने क्लास में कहा था, जहां पे मोर देन वन हेड के बारे में जानकारी है, हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होगा। ओके, ना पहले अपन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्विंग की घाई नहीं करूंगा, पहले आप क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन 3B, हर एक नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करना है एग्जाम में। प्रेजेंटेशन एकदम अच्छे से अच्छा करना है, मई से दिख रहा है उससे आपको अच्छा करना है। ठीक है, मैं जितना कर रहा हूँ आपको उससे अच्छा करना है। तो बट इसके मतलब ये नहीं कि उसमें टाइम भी ज्यादा इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन 3B में तो सबसे पहले जब भी पीजीपीपी का क्वेश्चन आएगा, है ना, अपने को क्या करना है, कौन सा स्कीम अप्लाई करना है कंपलसरी। अपने को दो इनकम निकालना है, इनकम एज पर रेगुलर स्कीम एंड इनकम एज पर प्रेजेंट स्कीम। एंड इसमें से जो हायर रहेगा, इसमें से जो क्या रहेगा, हायर रहेगा, उस पर अपने को टैक्स देना है। मतलब इसमें से हायर इनकम दिखाना जरूरी है, अभी वो देखेंगे, ये आपको समझा। उसमें अपने को प्रेजेंटिव स्कीम के हिसाब से ये करना है। अच्छा, प्रेजेंट स्कीम कब एप्लीकेबल है वो भी देखो, बात करते हैं। इसका सेक्शन है सेक्शन 44AD, जिसमें इंडिविजुअल आ सकता है, बट है ना, और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड विद अमेंडमेंट अभी 3 करोड़ से कम होना चाहिए। तो दोस्तों टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर ही दिया है, इसलिए वो क्या करेगा, 44AD ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, है ना। एंड तो 44AD के हिसाब से अपन इनकम निकालेंगे। फिर नॉर्मल इनकम को दिया है, एंड फिर आपको पता है कितना टैक्स देना है, अपन देखेंगे, है ना। तो ये उस बेसिस पे डिसीजन लेना है। अच्छा, अभी 44D पे जाएगा तो क्या होगा, एंड नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये अपने को पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पहले अपन इनकम रेगुलर, ये एक बेसिक डिस्कशन था। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर बताता हूँ। पहले लिखो, आप हेडिंग लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड कंपनी फॉर AY 24-25। अभी प्रेजेंट स्कीम में तुम नहीं जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा ना। एंड स्कीम के हिसाब से करोगे तो ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो दो तरह से अपन वर्किंग करेंगे, कैसे करेंगे। हाँ, तो पहले लिखूंगा कि व्हेन मेरिट मेंटेन, मतलब एग्जाम में दोनों तरीके से करना है, फिर आपको उसको सजेस्ट करना है कि कौन सा बेस्ट है।
है ना। यहाँ पे तो कैलकुलेशन है, बट प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, क्लाइंट को दोनों तरह से वर्किंग करके दिखाएंगे एंड फिर सजेस्ट करेंगे कौन सा बेस्ट है. सो व्हेन इट मेंटेन्स accounts and gets its audited. ये एकदम सिंपल तरीका है, सभी इनकम क्वेश्चन में दिया है, उसको फटाफट कॉपी करना है. तो मैं लिखते जाता हूं, फटाफट लिखो आप. इनकम फ्रॉम बिजनेस, है ना. ये डेटा यहाँ पे दिया है, देखो 15,25,000. कॉपी करूंगा मैं. दूसरा कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर, ये रेडीमेड डेटा दिया है. कितना दिया है? कैपिटल गेन 140, इंटरेस्ट 90,000. लॉन्ग टर्म तो कितना है, बताओ. टोटल करो फटाफट. 15,25,000 प्लस 1,40,000 प्लस 90,000. फटाफट टोटल करके बताओ. यह आएगा आपका GTI 17,55,000. अभी एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है कि जब भी लॉन्ग टर्म दिया जाता है टैक्स रेट 20% होगा. यहाँ पे अपने को टैक्स निकालने को नहीं बोला है, बट निकालेंगे तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि टैक्स निकालते समय हमेशा स्पेशल कैटेगरी इनकम पे पहले टैक्स निकालना है. कैजुअल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म अंडर 112A 112, इस पे निकालना है. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 15,000. तो गाइस इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस इसमें बस डेटा जो दिया मैंने कॉपी किया है. ये हो गया अपना टोटल इनकम. तो पहले स्कीम में आपका आंसर क्या होगा? 17,40,000. एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम. इसमें अपन ने कुछ भी नहीं किया है, बस मेरा दिमाग क्या है, मैंने हेडिंग लिखा है कि व्हेन इट मेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गेट्स इट ऑडिटेड, फिर तुम्हारा इनकम मान्य किया जाएगा. तुम्हारा इनकम इतना है. बाकी तो मैंने पूरा बस स्ट्रक्चर किया अपन ने, बाकी अपन ने यहाँ तक कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है. अभी सेकंड केस में अपन कैलकुलेशन करेंगे. सेकंड हेडिंग क्या होगा? व्हेन इट डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डज नॉट गेट इट ऑडिटेड. Second, when it does not maintain accounts or fail to get it audited. When it does not maintain books of accounts or fail to get it audited. अब इसमें 4480 के हिसाब से करेंगे, बता दो कैसे करना है. पहले लिखो बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 4480. अभी थोड़ा 4480 का एक रिवीजन लेता हूं, फिर अपन सॉल्व करेंगे. सेक्शन 4480 में आपका जो टोटल टर्नओवर है उसको एग्जाम में आपको 2-3 पार्ट में बांटना है. पहला, जो आपको कैश में मिला है उसका 8% लेना है. जो ऑनलाइन मिला है उसका 6%. एंड जो क्रेडिट बेसिस पे है, जो आपका क्रेडिट सेल्स है, उसका भी आपको 8% लेना है ना. क्योंकि रिसीवेबल बोला है, कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल, उसका 8% लेना है. लेकिन अगर ये पैसा, ध्यान से सुनना, रिटर्न फाइल करने से पहले मिलता है, फिर अगर ऑनलाइन मिलता है तो वापस कितना लेंगे अपन? 6%.
है ना। बस ये एग्जाम में ध्यान में रखना कि 31 मार्च को क्रेडिट सेल्स होगा, लेकिन अगर बोला कि अप्रैल में ऑनलाइन मिल गया तो फिर 6% लेना है, कुछ नहीं दिया तो 8 ही लेना है। बट आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि ये 31 मार्च का क्रेडिट सेल्स है, 31 मार्च से टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, अगर इन बिटवीन मिल गया तो ऑनलाइन मिल गया तो हाँ, तो रिटर्न फाइल करने पहले अगर पता चला तो मैं क्यों भरूंगा 8%, करेक्ट है, फिर 6% बार। बट एग्जाम में नहीं दिया तो आपको कितना लेना है, 8% लेना है। कितना लेना है, 8%। तो मैं उसके हिसाब से क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अभी अपन बोलो, अभी टर्नओवर कितना है बताओ, किधर गया क्वेश्चन। 25 लाख अकाउंट पे चेक इन, बाकी पूरा कैश है। तो ऑनलाइन कैश, तो 25 लाख का 6%, बैलेंस कितना है का करो, कितना टर्नओवर है करो, 1,57,80,000 माइनस 25,000, नहीं माइनस 25 लाख, 1,32,80,000। उसका 8% लेना है, तो ये आएगा 1.5 लाख, और इसका 8% आएगा 10,62,400। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी आपको सब कॉपी करना है। करो कॉपी। कैपिटल गेन 1,40,000, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 15,000। तो इसमें से अगर मैं 15,000 माइनस करता, देखो कितना आपका आ रहा है, क्या बताओ, रिप्लाई करो। 14,27,500 इज माई टैक्सेबल इनकम। ये मेरा क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गया। बोलो समझा कि नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, बोलता कि अगर वो एटीएल में जाता है तो क्या होगा। सी, एटीएल में जाता है तो बस 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड टैक्स निकालते समय रेट अलग होंगे। यहाँ पे दोनों केस में टैक्स निकालते समय रेट सेम होंगे, बट अगर एटीआर में जाते हैं तो पहले चेंज क्या होगा, दोनों जगह से 80G हट जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, एंड दोनों के टैक्स रेट्स अलग अलग होंगे। एटीआर में 3 लाख टू 6 लाख, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, इस तरह से होगा। क्या होगा ये, इस तरह से होगा। इज दिस क्लियर, सबको समझा क्या। समझा। चलो, तो इसमें टैक्स पूछा है क्या, नेट इनकम बोला है, बस आगे जाने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया, क्वेश्चन 3 भी हो गया। तो 14, 14, 28 प्लस 30, अपन ने 58 मार्क्स का पेपर क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। चलो नेक्स्ट, Sunil's house property acquired on 7795 for 3 lakh. He incurred improvement expenditure on such property of 70,000 on 16/8/2000 and 50,000 on 17 July 2010. The market value of such property is 141 or 4,50,000. ऐसे एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं,
Sunil's house property acquired on 7/10/95 for 3 lakh. He incurred improvement expenditure on such property of 70,000. Capital income question है. On 16 August 2000, 50,000 on 17 July 2010. The market value of such property as on 141 is 4,50,000. On 16 August 13, such property got compulsory acquired by the government and compensation declared 11,50,000. 20% of compensation received on 31 March 24, balance on 2 June 24. ठीक है. ऑन फॉर अच्छा ये एनहांस है. ठीक है. अभी अपन बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं, प्रोविजन की रिवीजन करते हैं. आप विकास डीटी से पार्ट 1 जिसमें कैपिटल गेन है. यहाँ पे इंडेक्स नहीं दिया ना, तो मैं बुक मंगाता हूँ कैपिटल गेन के लिए. चलो, तो बीच में लिखेंगे अपन क्वेश्चन 4A. अभी आपको ये लिखना नहीं, मैं जैसे डिस्कशन कर रहा हूँ, या आपको प्रोविजन रिवीजन करके रह रहा हूँ. कंपल्सरी एक्विजिशन में हाँ हाँ क्या क्या पता होना जरूरी है. सबसे पहले मैंने कहा था कि कैपिटल गेन को क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं. अपना पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप चेक करेंगे कि कैपिटल एसेट है कि नहीं. वो कैपिटल एसेट तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. हाउस प्रॉपर्टी बोला है, बराबर ना. तो यस, तो ये कंडीशन फुलफिल है क्या? यस, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है. दूसरा पीरियड ऑफ होल्डिंग. अभी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. पीरियड ऑफ होल्डिंग में अगर आपने लिया तो आपको होगा, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो प्रीवियस ओनर से होगा. बट यहाँ पे आपने खुद परचेस किया है 7,795 को, सुनील ने खरीदी किया है. बट दोस्तों 7,795 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4/2001 लिखूंगा, क्योंकि एनीवे अपन इंडेक्सेशन 1/1 का लेंगे. अपन ने क्लास में ये डिस्कस किया था कि वो लेके मतलब भी नहीं है, लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. 1/4/2001 से लेंगे ना. कब तक लेंगे? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन कर लेना. कंपल्सरी एक्वाइजिशन में इंडेक्सेशन कब तक मिलता है? जिस दिन गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया उस समय तक, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का हो गया. तो बोले पैसा अलग दिन मिलता है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड किया उस दिन मेरा ओनरशिप उनके नाम पे शिफ्ट हो गया. तो देखो गवर्नमेंट ने एक्वायर्ड कब किया है? 16 अगस्त 2013 को एक्वायर्ड किया है. तो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? 16 अगस्त 2013, और ये मोर देन 24 मंथ्स है हाउस प्रॉपर्टी के लिए. तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ये आपको बताना जरूरी है. नेक्स्ट चीज बताना जरूरी है, टैक्सेबल. ये टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. टैक्सेबल होता है ये इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. सो दिस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. दिस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. तो देखो अभी रिसिप्ट में ना हमेशा ऐसे देंगे 20% कॉम्पेंसेशन 31/5/24 को मिला है, बाकी का अगले साल मिला है. अपन ने पढ़ा था कैपिटल गेन ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है. तो ड्यू तो हो चुका है पहले, बट रिसीव्ड अगर पार्ट भी मिलता है तो पूरा टैक्सेबल है. तो इवन इफ यू रिसीव कंसिडरेशन इन पार्ट, जिस साल पहला इंस्टॉलमेंट मिला है उसी में टैक्स देना है. तो पहला इंस्टॉलमेंट 31/5/24 को मिला है, तो दोस्तों ये टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर 23-24 में. एंड सेल कंसेशन पूरा लेंगे 11,60,000. एंड बाद में जो मिला अगले साल बचा उस समय टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट अपन ने ऑलरेडी इस साल पूरा ले लिया है. बराबर ना. 11,60 है ना, नहीं 11,50 है, सॉरी. तो इतनी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, तब सॉल्व करने में मतलब है. धड़ाधड़ रूलिंग लेके सॉल्व करके मतलब नहीं. तो ये 4 चीजें आप लिख लो, फिर अपन सॉल्व करते हैं. मतलब ये थ्योरी का रिवीजन है, एग्जाम में आपको लिखना नहीं, बट आप घर पे पढ़ते समय सही डायरेक्शन में पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको गड़बड़ ना लगे. लिख लिया? चलिए, तो ये तो कंफर्म है. तो मैं लिखता हूं अभी यहाँ पे हेडिंग, एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करना है. लिखना है तो रफ पेज पे लिखो, मतलब नेक्स्ट पेज पे लिखो. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर AY 24-25.
ठीक है, रेडी सब लोग? हाफ पेज करो, लिख लो, ज्यादा बड़ा मत लो। तो पहले लिखेंगे अपन सेल कंसिडरेशन 11,50,000 लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट सेल कंसिडरेशन। आइए क्वेश्चन में देखते हैं। सबने शॉर्ट कॉपी डाउनलोड किया ना, नीचे लिंक में दिया है ना? तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो अपन क्या करेंगे, एज इट इज लिख डालेंगे। क्या करेंगे, एज इट इज अपन लिखेंगे। लिखो 0 दिख रहा है क्या आपको? इधर बताओ, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नोट नंबर 1, फिर करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आल्सो। ठीक है, तो वर्किंग नोट लिखेंगे पहले अपन, तो अराउंड एक, अच्छा इसमें एनहांस कॉम्पेंसेशन भी दिया है, या फिर वर्किंग नोट लिखो बाद में एनहांस का वर्किंग करो तो भी चलेगा। तो आपका चॉइस होता है, 5 लाइन छोड़ के लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, इंडेक्सेशन करते समय देखना है कि एसेट 2001 के पहले एक्वायर्ड किया, 2001 के बाद। तो आइए पहले चेक करते हैं। देखो एसेट कब एक्वायर्ड हुआ है, 7/7/95 को। तो अपना फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 141 whichever is higher अपॉन बेस इंडेक्स जो 100 रहेगा इनटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर की जगह क्या आएगा, इंडेक्स ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन आएगा। तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला सब मिलके। क्या फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 141 whichever is higher upon base index into CII of compulsory acquisition। लिखो फॉर्मूला। ठीक है, तो एक एक करके लिखते जाते हैं। हो गया सबका लिख के? ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर मतलब यहाँ पे कंपल्सरी एक्विजिशन है। चलो, तो अभी पुट द वैल्यू गेट द आंसर एक एक करके। अभी इस क्वेश्चन में इंडेक्स नहीं दिया है, बट डोंट वरी, एग्जाम में देंगे, टेंशन मत लो। तो 3 लाख और 4.5 लाख विच एवर इज हाइयर, और ये लगेगा अपने को 13-14 का। तो 3 लाख और 3.5 लाख, हाइयर इज 4.5 लाख अपॉन 100 इंटू CII ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब दोस्तों 13-14 का लेना है। कौन सा लेना है, 13-14 का। तो मैं आपको देख के बता देता हूँ कितना है 13-14 का। ठीक है, चलो 1 मिनट में आपको बताता हूँ। 220 कितना है, 220। सो करो कितना है, बोलो जरा, आंसर भेजो। 4,50,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 220। सो ये आ रहा है 9,90,000। ये आ गया 9,90,000। ठीक है, तो ऊपर लिख देता हूं मैं, हो गया सबका 9,90,000। अभी इंप्रूवमेंट में 2 एडजस्टमेंट्स दिए, तो 2 वर्क